आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जुडिशरी में। और जैसे सबसे पहले परिवार न्यायालय है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ई कोर्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग एक मेजर इशू डिस्कस करेंगे, दैट इज जुडिशल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद में आमतौर पर जो हम अखबारों में पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लिखी जाती हैं। जैसे शब्द सुना होगा जुडिशियल ओवररीच, कि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर जब कार्य करने लगती है तो उसको न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। ऐसे आलेख भी हम अखबारों में पढ़ते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता भी है। तो क्या वो वाकई एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक संकल्पना है, या उसमें उसकी वस्तु स्थिति कुछ और है, हमें लगता कुछ और है? इस तरह की बातों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मैं परिवार न्यायालय से। फैमिली कोर्ट। 1984 का कानून है यह, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। दुर्गाबाई देशमुख ने सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी और यह कहा था कि जो परिवार से संबंधित ऐसे विवाद हैं जिनमें परिवार के सदस्यों की गोपनीयता भी सुरक्षित रहे और विवादों का समाधान भी हो जाए, इसी उद्देश्य से ऐसे न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और खास तौर से परिवार में जो विवाद होते हैं उनमें जो मुख्य विवाद का कारण है वह वैवाहिक संबंधों में विवाद जो होता है वही इसका मूल तत्व है। हालांकि परिवार के विवाद और भी हो सकते हैं, लेकिन परिवार न्यायालय में जो विवाद आते हैं समाधान के लिए, उसमें मुख्य रूप से वह विवाद विवाह से संबंधित है। तो ऐसा कहा जाएगा कि 1953 में सर्वप्रथम दुर्गाबाई देशमुख द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी। और मुख्य जो उद्देश्य था इसका यह है, वह है पारिवारिक विवादों, विशेषकर विशेषकर वैवाहिक संबंधों से जुड़े विवादों का समाधान इसका मूल तत्व है। जो यह कानून है 1984 का, इसकी धारा 3(1)(a) के तहत ऐसे न्यायालयों की स्थापना की जाती है। और होता क्या है कि इसमें उच्च न्यायालय का परामर्श भी चाहिए स्थापना के लिए, और यह कोशिश की जाती है कि हर ऐसे शहर में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ कम से कम एक परिवार न्यायालय स्थापित हो। तो ये 2 पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे हम। लिखिए, ऐसे न्यायालयों की स्थापना, ऐसे न्यायालयों की स्थापना 10 लाख की से अधिक की जनसंख्या वाले 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में
प्रत्येक शहर में संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। ये अब जो विशेषता है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वह है, अगला पॉइंट जो है कि ऐसे न्यायालयों के लिए स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करना, ऐसे न्यायालयों के लिए स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। साथ ही इसमें किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी अधिवक्ता से सहायता लेने का अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि वह अपनी बात स्वयं रखेगा न्यायाधीश के सामने और बताएगा ताकि मध्यस्थता जैसी स्थिति हो और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान हो। अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। अगर न्यायालय अनुमति देता है तभी ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई कि इसके लिए स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करना अनिवार्य नहीं है, और दूसरा क्या है कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी पक्ष किसी भी अधिवक्ता की सहायता नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विवादों का समाधान मुख्यतः मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसका कि वर्ष 2022 में इस अधिनियम में संशोधन कर, वर्ष 2022 में इस संशोधन में अधिनियम कर इसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में डेट लिख लीजिए 12 फरवरी 2019 से लागू होगा यह, और नागालैंड में 15 सितंबर 2008 से। राइट, तो दो तीन बातें इसमें हो गई। पहली चीज क्या है कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो दुर्गाबाई देशमुख ने इसकी सिफारिश की थी। हमने कानून बनाया परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, जिसकी धारा 3(1)(a) के तहत उच्च न्यायालय के परामर्श पर ऐसे न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। राइट, मुख्य जो उद्देश्य है इसका कि पारिवारिक विवादों का समाधान करेगा ये मध्यस्थता के जरिए, और खास तौर से वैवाहिक संबंधों से जुड़ने वाले जो विवाद है उनके समाधान के लिए यह कार्य करता है। तो मूल बात इसकी क्या होगी, मध्यस्थता। इस कारण इसको उन प्रक्रियाओं का या उस प्रक्रिया के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है जो विधि में स्थापित है। राइट, इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा, यह भी है इसमें कि जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं विवाद से संबद्ध, उनके द्वारा अधिवक्ताओं की सहायता नहीं ली जाती जब तक कि न्यायालय उसको अनुमति नहीं दे देता है। ऐसी कुछ 5-7 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती। दूसरा एक टॉपिक है छोटा सा ही, फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित न्यायालय, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत पुराना प्रोवर्ब है कि अगर न्याय में विलंब होता है तो वह अन्याय का कारण है। इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय यथाशीघ्र मिलना चाहिए,
इसलिए हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे न्यायालयों की जरूरत पड़ती है, खास तौर से कुछ विशेष कानूनों में वादों का निपटारा करने के लिए। जैसे एक बहुत चर्चित कानून है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का। उसमें जो मामले हैं उनका अति शीघ्र निपटारा होना चाहिए। हालांकि यह भी जरूरी है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन त्वरित भी होना चाहिए, यह उसकी अनिवार्यता है। कारण यह है कि अगर हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का एक आंकड़ा देखें लेटेस्ट अक्टूबर 2023 का, तो रफली 4.42 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अलग अलग स्तरों पर। ऑब्वियसली जो अधीनस्थ न्यायालयों का स्तर है, जिला स्तर और उसके नीचे, वहाँ मामलों की लंबित मामलों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा है। कुल पूरे देश में सभी न्यायालयों के स्तरों पर देख लें अगर, तो लगभग 4.42 करोड़ मामले लंबित हैं। ऐसी स्थिति में त्वरित न्यायालयों की स्थापना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 11वां वित्त आयोग जो था उसने इसकी सिफारिश की थी और सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया कि उसमें 1734 ऐसे न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, लेकिन बाद में उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। फिर से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और उसके हिसाब से फिर नए सिरे से हमने त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की बात कही। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो लगभग 758 ऐसे न्यायालय देश भर में काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 411 ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जो एक्सक्लूसिवली पॉक्सो एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए काम कर रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही 5-7 बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ऐसे न्यायालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य, ऐसे न्यायालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना और कई विशेष कानूनों जैसे पॉक्सो कानून 2012 के तहत मामलों का शीघ्र निपटारा करना है, मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार अक्टूबर 2023 तक अलग सभी स्तरों पर लगभग 4.42 करोड़ मामले लंबित थे। राइट। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय, संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। सर्वप्रथम वर्ष 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऐसे न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया था। वर्ष 2000 में 11वें वित्त आयोग ने
ऐसे न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया था जिसके आधार पर 1734 न्यायालयों की स्थापना की एक योजना बनाई गई थी। 1734 ऐसे न्यायालयों की स्थापना की एक योजना बनाई गई थी। लेकिन 2011 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। 2011 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि पुनः वर्ष 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पॉक्सो अधिनियम के लिए कार्य करने वाले, पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए ऐसे न्यायालय सहित कुल 1023 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य रखा गया है। अगस्त 2023 तक देश भर में 758 देश भर में 758 ऐसे न्यायालय कार्यरत हैं जिनमें से 411 न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटारे के लिए, पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटारे के लिए कार्य कर रहे हैं। राइट, ये हो गया फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब तीसरा जो है वह है ई कोर्ट। अभी सरकार ने क्या किया है कि 23-24 के बजट में 7,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है फास्ट ये ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए। तो 2 चरण इसके काम कर रहे हैं और खासतौर से कोविड के समय के बाद या कोविड के दौरान ई कोर्ट का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि न्याय तक अगर बेहतर पहुंच करनी है तो ऐसे न्यायालयों को यथाशीघ्र कार्यरत होना चाहिए, जितनी अधिक से अधिक संख्या हो इस। राइट, लिखिए। ऐसे न्यायालयों की स्थापना 2005 में गठित एक समिति द्वारा 2005 में गठित एक समिति द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना से ली गई है। ऐसे न्यायालयों की संकल्पना 2005 में गठित एक समिति द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना से ली गई है। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर implementation of ICTs in the judiciary. National Policy and Action Plan for the implementation of information and communication technologies
इन द जुडिशरी। यही एक्शन प्लान था जहां से हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005।